नमस्कार। शिक्षण अभिवृत्ति, शिक्षण की अवधारणा एवं प्रकृति। शिक्षण से क्या अभिप्राय है? सीखने में सहायक, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया, सीख देना, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण से क्या अभिप्राय है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? जॉन डीवी, टेलर, सुकरात, एनी बेसेंट। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? जॉन डीवी। शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। उक्त शिक्षण की परिभाषा किसने दी है? शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। उक्त शिक्षण की परिभाषा किसने दी है? गेज, रियान, स्मिथ, रायबर्न। गेज। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पुण्यता का आविर्भाव है के द्वारा कहा गया है। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो। स्वामी विवेकानंद। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पुण्यता का आविर्भाव है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। शिक्षण को स्वरूप, नेचर के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक स्वरूपों में, क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञात्मक स्वरूपों में, कथनात्मक, प्रश्नात्मक, व्याख्यात्मक स्वरूपों में, उपरोक्त सभी। शिक्षण को स्वरूप, नेचर के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक स्वरूपों में। शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था से संबंधित है। कक्षा के आकार, प्रकार की अनुभूति, छात्रों का निदान, क्रिया एवं प्रतिक्रिया, उपरोक्त सभी। शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था से संबंधित है। उपरोक्त सभी। सुमेलित कीजिए। कथन शिक्षा शास्त्री। शिक्षण कला एवं विज्ञान है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। कथन शिक्षा कला एवं विज्ञान है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली प्रक्रिया है। 3H। शिक्षा शास्त्री। पी.ओ. स्मिथ, जॉन डेवी, एलन गेज, ब्लूम। सुमेलित कीजिए। शिक्षण कला एवं विज्ञान है। एलन गेज। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। जॉन डीवी। शिक्षण अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली प्रक्रिया है। बी.ओ. स्मिथ। 3H। ब्लूम। भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र में किस प्रकार के मूल्यों को समावेशित किया जाता है? आग्रहण, आकलन, प्रतिक्रिया, मनोदृष्टि, संयोजित। भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र में किस प्रकार के मूल्यों को समावेशित किया जाता है? आंसर आग्रह, आकलन, प्रतिक्रिया, संयोजित। शिक्षण की अवधारणाएं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं और सीखने वाला इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान तथा कौशल को अर्जित कर लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। इस प्रकार शिक्षण मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। शिक्षण का सामान्य अर्थ शिक्षा प्रदान करने की क्रिया व शाब्दिक अर्थ सिखाना या सीख देना है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षण के मानवीय मूल्यों को विकसित करने पर बल देती है। शिक्षण का सामान्य अर्थ शिक्षा प्रदान करने की क्रिया या शाब्दिक अर्थ सिखाना या सीख देना है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षण के मानवीय मूल्यों को विकसित करने पर बल देती है। विस्तृत रूप से शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहना है, किंतु संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ
औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्था में शिक्षण ग्रहण करने से है। वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना है, न केवल रहना और बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना। विस्तृत रूप से शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहना है, किंतु संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्था में शिक्षा ग्रहण करने से है। वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने की वो गतिशीलता लाना है, न केवल रहना और बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बैठाना। शिक्षण के द्वारा ही शिक्षार्थी नवीन ज्ञान का अर्जन करता है। इस संदर्भ में विद्वानों ने निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। रियांस शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। गेज अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। B.O. स्मिथ अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। B.O. स्मिथ दूसरे को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। रियांस शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। गेज अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। B.O. स्मिथ शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है जो कि शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण होती है। शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है जिसके गहन विश्लेषण पर ही शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। शिक्षण प्रकृति को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। शिक्षण कला एवं विज्ञान शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया शिक्षक बालक व पाठ्यक्रम शिक्षण अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। शिक्षण कला एवं विज्ञान शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया शिक्षक बालक व पाठ्यक्रम शिक्षण अंतः प्रक्रिया शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया। शिक्षण निर्देश एवं तार्किक प्रक्रिया शिक्षण में विद्यार्थियों की पाठ्य चर्चा तथा विषय वस्तु का विश्लेषण तार्किक आधार पर ही किया जाता है। शिक्षण की निर्देश प्रक्रिया का प्रारूप 6 स्तरों पर आधारित है। यह स्तर निम्न प्रकार है। अन्वेषण, संलग्नता, विस्तृत/विस्तार, व्याख्या, मूल्यांकन, मानक। शिक्षण में विद्यार्थियों की पाठ्य चर्चा तथा विषय वस्तु का विश्लेषण तार्किक आधार पर ही किया जाता है। शिक्षण की निर्देशन प्रक्रिया का प्रारूप 6 स्तरों पर आधारित है। यह स्तर निम्न प्रकार है। अन्वेषण, संलग्नता, विस्तृत/विस्तार, व्याख्या, मूल्यांकन, मानक। शिक्षण के उद्देश्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों में अधिगम उत्पन्न करना है। शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को दिए गए फ्लो चार्ट की सहायता से समझा जा सकता है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों में अधिगम को उत्पन्न करना है। शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को दिए गए फ्लो चार्ट की सहायता से समझा जा सकता है। शिक्षण का उद्देश्य ब्लूम द्वारा शिक्षण का वर्गीकरण, गैगने और ब्रिक्स के द्वारा वर्गीकरण। शिक्षण का उद्देश्य ब्लूम द्वारा शिक्षण का वर्गीकरण ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र आकलन, आग्रहण, प्रतिक्रिया, संयोजित करना, निरूपण। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र हस्त, कौशल या कार्य साधन, प्रतिरूपता, स्पष्ट अभिव्यक्ति, परिशुद्धता, प्रकृतिकरण।
गैगने और ब्रिक्स के द्वारा वर्गीकरण, ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, बौद्धिक कौशल, मनोदृष्टि, मौखिक सूचना, संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता। ब्लूम द्वारा शिक्षण का वर्गीकरण। ब्लूम ने शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्य को 3 भागों 1956 में बांटा, जिसे अंग्रेजी भाषा में 3H भी कहा गया है। ये 3H है: हेड ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, हार्ट भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, हैंड मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। इसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार से है। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र बौद्धिक क्षमता के विकास से संदर्भित है। इसे 6 मुख्य स्तर पर विभाजित किया गया है। ज्ञान का संबंध वस्तु या उसकी जानकारी को स्मरण रखने से है। बोध, यह स्तर बोध अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित है। उपयोग, यह स्तर अमूर्त ज्ञान एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को मूर्त या व्यावहारिक रूप में लाने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। उपयोग एप्लीकेशन, यह स्तर अमूर्त ज्ञान एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को मूर्त या व्यावहारिक रूप में लाने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। विश्लेषण एनालिसिस, विश्लेषण द्वारा प्राप्त सूचना घटकों को विभाजित किया जाता है जिससे उसकी सही अर्थ निकल सके। संश्लेषण सिंथेसिस, यह मूलतः घटकों को समावेशित करने का स्तर है। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम माना जाता है। यह मूलतः घटकों को समावेशित करने का स्तर है। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम माना जाता है। मूल्यांकन इवेल्युएशन, मूल्यांकन सतत प्रक्रिया के रूप में होता है। यह विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के बारे में किया गया निर्णय है। मूल्यांकन सतत प्रक्रिया के रूप में होता है। यह विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के बारे में किया गया निर्णय है। ज्ञान नॉलेज, ज्ञान का संबंध वस्तु या उसकी जानकारी को स्मरण रखने से है। बोध कम्प्रेहेंशन, यह स्तर बोध अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित है। उपयोग एप्लीकेशन, यह स्तर अमूर्त ज्ञान एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को मूर्त या व्यावहारिक रूप में लाने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। विश्लेषण एनालिसिस, विश्लेषण द्वारा प्राप्त सूचना घटकों को विभाजित किया जाता है जिससे उसका सही अर्थ निकल सके। संश्लेषण सिंथेसिस, यह मूलतः घटकों को भी समावेशित करने का स्तर है। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम माना जाता है। मूल्यांकन इवैल्यूएशन, मूल्यांकन सतत प्रक्रिया के रूप में होता है। यह विशेष परियोजना में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के बारे में किया गया निर्णय है। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र इफेक्टिव डोमेन, इस ज्ञान क्षेत्र में मनोभाव या मनोदृष्टि, प्रेरणा, शिक्षण की सहभागिता, अनुशासन और इनके जैसे ही अन्य मूल्यों को समावेशित किया जाता है। इसके भी 5 मुख्य स्तर हैं। आकलन वैल्यूइंग, जो हम सीखते हैं या उसकी महत्ता। आग्रहण सुनने की इच्छा, प्रतिक्रिया और रिस्पॉन्डिंग, सहभागिता की इच्छा, संयोजिता, ऑर्गेनाइजिंग, मिलान करना, निरूपण, कैरेक्टराइजेशन, अंतर करना, अभिव्यक्ति। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र अफेक्टिव डोमेन, इस ज्ञान क्षेत्र में मनोभाव या मनोदृष्टि, प्रेरणा, शिक्षण की सहभागिता, अनुशासन एवं इसके जैसे ही अन्य मूल्यों को समावेशित किया जाता है। इसके भी 5 मुख्य स्तर हैं। आकलन वैल्यूइंग, जो हम सीखते हैं और उसकी महत्ता। आग्रहण रिसीविंग, सुनने की इच्छा, प्रतिक्रिया रिस्पॉन्डिंग, सहभागिता की इच्छा, संयोजित करना, ऑर्गेनाइजिंग, मिलान करना, निरूपण, कैरेक्टराइजेशन, अंतर करना, अभिव्यक्ति। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र साइकोमोटर डोमेन, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र साइकोमोटर डोमेन, इस ज्ञान क्षेत्र को मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। यह तकनीकी कौशल के अधिग्रहण एक्विजिशन से संबंधित है। इस ज्ञान क्षेत्र के भी 5 स्तर हैं। हस्त कौशल या कार्य साधन मैनिपुलेशन, इस क्षेत्र में शिक्षार्थी मशीनरी, उपकरण इत्यादि का उपयोग करने का प्रयत्न करता है जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता रहे। प्रतिरूपता इमिटेशन, इस स्तर पर शिक्षार्थी के कौशल को उसी रूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। अस्पष्ट अभिव्यक्ति आर्टिकुलेशन, यह स्तर सतत अभ्यास पर निर्भर करता है।
परिशुद्धता प्रेसिजन, किसी कार्य को बार बार करते रहने से उसमें सुधार एवं शुद्धता आती है। प्रकृतिकरण नेचुरलाइजेशन, इस तरह पर शिक्षार्थी शिक्षण के अनुरूप कौशल को आत्मसात करना, संशोधन करना, नई तकनीकों को नियत करना इत्यादि को आत्मसात करता है। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र साइकोमोटर डोमेन, इस ज्ञान क्षेत्र को मनोज्ञात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। यह तकनीकी कौशल के अधिग्रहण एक दूसरे से संबंधित है। इस ज्ञान क्षेत्र में भी 5 स्तर है। हस्त कौशल या कार्य साधन मैनिपुलेशन, इस क्षेत्र में शिक्षार्थी मशीनरी, उपकरण इत्यादि का उपयोग करने का प्रयत्न करता है जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता रहे। प्रतिरूपता इमिटेशन, इस स्तर पर शिक्षार्थी के कौशल को उसी रूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। स्पष्ट अभिव्यक्ति आर्टिकुलेशन, यह स्तर सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। परिशुद्धता प्रिसिजन, किसी कार्य को बार बार करते रहने से उसमें सुधार एवं शुद्धता आती है। प्रकृतिकरण नेचुरलाइजेशन, इस स्तर पर शिक्षार्थी शिक्षण के अनुरूप कौशल को आत्मसात करना, संशोधन करना, नई तकनीकों को नियत करना इत्यादि को आत्मसात करता है। गैगने और ब्रिक्स के द्वारा वर्गीकरण, गैगने एवं ब्रिक्स द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों को निम्नलिखित स्तरों पर विभाजित किया गया है। ज्ञानात्मक रणनीतियाँ कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज, इस क्षेत्र में इस श्रेणी में किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति एवं विचार कौशल को विकसित करने हेतु तकनीकों एवं विधियों को समावेशित किया जाता है। इस क्षेत्र में किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति एवं विचार कौशल को विकसित करने हेतु तकनीकों एवं विधियों को समावेशित किया जाता है। बौद्धिक कौशल इंटेलेक्चुअल स्किल्स, बौद्धिक कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। मनोदृष्टि एटीट्यूड, यह किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। मौखिक सूचना ओरल इन्फॉर्मेशन, मौखिक सूचना का उपयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में होता है। मौखिक सूचना का उपयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में होता है। संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता मोटर स्किल्स एंड फिजिकल एबिलिटी, इस स्तर पर मस्तिष्क, तंत्रिका प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं एवं उसमें सामंजस्य कैसे स्थापित करना है इसके अंतर्गत आता है। गैगने और ब्रिक्स के द्वारा वर्गीकरण, गैगने एवं ब्रिक्स द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों को निम्नलिखित स्तरों पर विभाजित किया गया है। ज्ञानात्मक रणनीति या कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज, इस क्षेत्र में किसी व्यक्ति की स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति और कौशल और विचार कौशल को विकसित करने हेतु तकनीकों एवं विधियों को समावेशित किया जाता है। बौद्धिक कौशल इंटेलेक्चुअल स्किल्स, बौद्धिक कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। मनोदृष्टि एटीट्यूड, यह किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। मौखिक सूचना ओरल इन्फॉर्मेशन, मौखिक सूचना का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में होता है। संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता मोटर स्किल्स एंड फिजिकल एबिलिटी, इस स्तर पर मस्तिष्क, तंत्रिका प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं एवं उसमें सामंजस्य कैसे स्थापित करना है इसके अंतर्गत आता है। शिक्षण का स्तर स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक, शिक्षण एक सोद्देश्य प्रक्रिया है या कह सकते हैं कि यह कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक व्यवस्था है। शिक्षण एक सोद्देश्य प्रक्रिया है या कह सकते हैं कि यह कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। शिक्षण और सीखने का घनिष्ठ संबंध है, यहाँ तक कि शिक्षण सीखने का ही एक प्रत्यय माना जाता है। एक ही पाठ्य वस्तु को विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाया जाता है क्योंकि पाठ्य वस्तु का अपना स्वरूप होता है जिससे शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। एक ही पाठ्य वस्तु को विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाया जाता है क्योंकि पाठ्य वस्तु का अपना स्वरूप होता है जिससे शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है और अधिगम के विभिन्न स्तरों को प्रभावित किया जाता है।
शिक्षण के उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट होने चाहिए तभी शिक्षण के उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट होने चाहिए तभी शिक्षक प्रभावशाली साधनों का प्रयोग कर इसे अधिक शक्तिवान बना सकता है। शिक्षण के उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट होने चाहिए तभी शिक्षक प्रभावशाली साधनों का प्रयोग कर इसे अधिक शक्तिवान बना सकता है। शिक्षण की प्रक्रिया की परिस्थितियों को हम एक सतत क्रम विचारशील क्रियाओं की अवस्थाओं या स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया की परिस्थितियों को हम एक सतत क्रम विचारशील क्रियाओं की अवस्था या स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। नीचे की अवस्थाएं उच्च अवस्थाओं के लिए पूरक कार्य करती हैं। जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति में ज्ञान उद्देश्यपूर्वक का कार्य करता है। शिक्षण के इस सतत क्षेत्र को प्रमुख रूप से 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षण व्यवस्था, हर्बर्ट शिक्षण मॉडल। स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षण व्यवस्था, हर्बर्ट शिक्षण मॉडल। बोध स्तर या स्मरण स्तर की शिक्षण व्यवस्था, मॉरिसन शिक्षण मॉडल। बौद्ध स्तर या स्मरण स्तर की शिक्षण व्यवस्था, मॉरिसन शिक्षण मॉडल। चिंतन स्तर की शिक्षण व्यवस्था, हंट शिक्षण मॉडल। स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षण व्यवस्था, हर्बर्ट शिक्षण मॉडल। स्मृति स्तर के शिक्षण की क्रियाएं ऐसे अधिगम की परिस्थितियों को उत्पन्न करती है जिसमें विषय वस्तु के तथ्यों को छात्र केवल कंठस्थ कर सकते हैं। इस स्तर पर प्रत्यास्मरण तथा रहने की क्रिया पर जोर दिया जाता है। सार्थक तथा संबंधित पाठ्य वस्तु आसानी से याद हो सकती है, जबकि निरर्थक वस्तुओं को याद करने में कठिनाई होती है। तथ्यों को कंठस्थ करने की क्षमता का बुद्धि से सीधा संबंध नहीं होता। एक मंदबुद्धि बालक भी तथ्यों को कंठस्थ करके अधिक समय तक याद रख सकता है तथा इसके विपरीत भी हो सकता है। स्मृति स्तर के शिक्षण की निष्पत्ति का बुद्धि से यह संबंध नहीं होता। स्मृति स्तर के शिक्षण की निष्पत्ति का बुद्धि से सहसंबंध नहीं होता, परंतु इस स्तर के शिक्षण से बौद्धिक व्यवहार के विकास में सहायता मिलती है। समस्या के समाधान में स्मृति स्तर भी सहायक होता है। कंठस्थ किए गए तथ्यों का छात्रों के विकास में ही योगदान होता है। कविता पाठ, शब्दार्थ और उनका अभ्यास, संस्कृत में रूप, पहाड़े, गिनतियाँ, भाषा में वर्तनी, व्याकरण तथा ऐतिहासिक घटनाओं का शिक्षण स्मृति स्तर पर ही अधिक प्रभावपूर्ण होता है। स्मृति स्तर के शिक्षण की निष्पत्ति का बुद्धि से सहसंबंध नहीं होता है, परंतु इस स्तर के शिक्षण से बौद्धिक व्यवहार के विकास में सहायता मिलती है। समस्या के समाधान में स्मृति स्तर भी सहायक होता है। कंठस्थ किए गए तथ्यों का छात्रों के विकास में ही योगदान होता है। कविता पाठ, शब्दार्थ और उनका अभ्यास, संस्कृत में रूप, पहाड़े, गिनतियाँ, भाषा में वर्तनी, व्याकरण तथा ऐतिहासिक घटनाओं का शिक्षण स्मृति स्तर पर ही अधिक प्रभावपूर्ण होता है। अतः स्मृति स्तर का पूर्ण रूप से बहिष्कार संभव नहीं है। इस स्तर का अपना मूल्य है, अपना क्षेत्र है। इस स्तर का ज्ञान पाए बिना बोध एवं चिंतन स्तर ठीक कार्य नहीं कर सकते। अतः यह स्तर अन्य विचारवान स्तरों के लिए आधारशिला प्रदान करता है। क्योंकि स्मृति स्तर पर ही तथ्य काफ़ी रटे हुए होते हैं, अतः भूलने की क्रिया भी इसमें काफ़ी सक्रिय रहती है। इसलिए आजकल कक्षा में रटी हुई सामग्री छात्रों के दैनिक जीवन में उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही है। इस स्तर पर सोचने व तर्क करने के लिए कोई स्थान नहीं होता। छात्र निष्क्रिय रहते हैं और यांत्रिक ढंग से कक्षा कार्य चलता रहता है। कक्षा का वातावरण काफ़ी औपचारिक होता है तथा छात्र को शिक्षण से प्रेरणा नहीं मिल पाती। स्मृति स्तर के शिक्षण में संकेत, अधिगम, श्रृंखला अधिगम तथा अनुक्रिया पर महत्व दिया जाता है। स्मृति स्तर के शिक्षण में संकेत, अधिगम, श्रृंखला अधिगम तथा अनुक्रिया पर महत्व दिया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि इसमें कोई महत्व नहीं रखती। स्मृति स्तर के
प्रारूप को और अधिक स्पष्ट करने के लिए स्मृति स्तर के मॉडल के प्रारूप का वर्णन के निम्नलिखित है। क्योंकि स्मृति स्तर पर तथ्य काफ़ी रटे हुए होते हैं, अतः भूलने की क्रिया भी इसमें काफ़ी सक्रिय रहती है। इसलिए आजकल कक्षा में रटी हुई सामग्री छात्रों के दैनिक जीवन में उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही है। इस स्तर पर सोचने व तर्क करने के लिए कोई स्थान नहीं होता। छात्र निष्क्रिय रहते और यांत्रिक ढंग से कार्य चलता रहता है। कक्षा का वातावरण काफ़ी औपचारिक होता है तथा छात्र को शिक्षक से प्रेरणा नहीं मिल पाती। स्मृति स्तर के शिक्षण में संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम तथा अनुक्रिया पर महत्व दिया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि इसमें कोई महत्व नहीं रखती। स्मृति स्तर के प्रारूप को और अधिक स्पष्ट करने के लिए स्मृति स्तर के मॉडल के प्रारूप का वर्णन निम्नलिखित है। स्मृति स्तर के मॉडल का शिक्षण का मॉडल स्मृति स्तर के शिक्षण का मॉडल इस स्तर के मॉडल का हर्बर्ट ने वर्णन किया है। स्मृति स्तर के शिक्षण के मॉडल के प्रारूप का वर्णन 4 पक्षों में किया गया है। उद्देश्य स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में निम्नांकित क्षमताओं का विकास करना है। मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यास्मरण रखना, सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यास्मरण करना तथा पुनः प्रस्तुत करना। स्मृति स्तर के शिक्षण का मॉडल इस स्तर के मॉडल का हर्बर्ट ने वर्णन किया है। स्मृति स्तर के शिक्षण के मॉडल के प्रारूप का वर्णन 4 पक्षों में किया गया। उद्देश्य स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में निम्नांकित क्षमताओं का विकास करना है। मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यास्मरण रखना, सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यास्मरण करना तथा पुनः प्रस्तुत करना। इसमें शिक्षण का मॉडल ऐसा प्रारूप होना चाहिए जिससे इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। इनमें शिक्षण का मॉडल ऐसा प्रारूप होना चाहिए जिससे इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। संरचना हर्बर्ट ने शिक्षण प्रक्रिया में प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली स्मृति स्तर के मॉडल को संरचना का प्रारूप प्रदान करती है। हर्बर्ट के 5 सोपान इस प्रकार है। संरचना हर्बर्ट ने शिक्षण प्रक्रिया में प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली स्मृति स्तर के शिक्षण को संरचना का प्रारूप प्रदान करती है। हर्बर्ट के 5 सोपान इस प्रकार है। तैयारी करना / योजना शिक्षक पाठ्य वस्तु के सार्थक विचारों को अपने चेतन मस्तिष्क में लाता है और छात्रों को उन तथ्यों के लिए अनुभव प्रदान करता है जिससे छात्र उन तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सके। इसके लिए शिक्षक को प्रस्तुतिकरण से पूर्व तैयारी करनी होती है। तैयारी करना / योजना शिक्षक पाठ्य वस्तु के सार्थक विचारों को अपने चेतन मस्तिष्क में लाता है और छात्रों को उन तथ्यों के लिए अनुभव प्रदान करता है जिससे छात्र उन तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सके। इसके लिए शिक्षक को प्रस्तुतिकरण से पूर्व तैयारी करनी होती है। प्रस्तुतिकरण शिक्षक नवीन तथ्यों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करने में यह ध्यान रखता है कि उसका छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित किया जा सके। शिक्षक नवीन तथ्यों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करने में यह ध्यान रखा जाता है कि उसका छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित किया जा सके। प्रस्तुतिकरण में शिक्षक के कार्य सुनिश्चित होने चाहिए तथा शिक्षक को पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के प्रारूप की 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। सुनिश्चितता प्रस्तुतिकरण में पाठ्य वस्तु का रूप निश्चित होता है। पूर्व कथनीयता प्रस्तुतिकरण द्वारा किस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाए इसका कथन पहले ही कर लिया जाता है। ज्ञान का स्वरूप देखा जा सके। ज्ञान के विशिष्ट रूप का प्रस्तुतिकरण ऐसा हो जिसका अवलोकन हो सके। तुलना एवं समरूपता यदि शिक्षक प्रथम 2 सोपानों का अनुसरण भली प्रकार कर चुका है तब छात्र नवीन तथ्यों की समानता की तुलना कर सकते हैं।
नए तथा पुराने विचारों में संबंध भी स्थापित कर सकते हैं और उनमें सम्मिलित तथ्यों का भी चयन कर सकते हैं। सामान्यीकरण इन सोपान के अंतर्गत छात्र 2 या 2 से अधिक तथ्यों में सम्मिलित तत्वों को बताने का प्रयास कर सकता है और उसके आधार पर कोई सिद्धांत निकाल सकता है जिसको सामान्यीकरण कहते हैं। उपयोग नवीन सीखे हुए ज्ञान एवं सिद्धांतों का अन्य तथ्यों अथवा समस्याओं के समाधान में प्रयोग होता है। अतः शिक्षक को ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे छात्र सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग कर सके। स्मृति स्तर के शिक्षण का मॉडल इस स्तर के मॉडल का हार्वर्ड ने वर्णन किया है। स्मृति स्तर के शिक्षण के मॉडल के प्रारूप का वर्णन 4 पक्षों में किया गया है। उद्देश्य स्मृति के शिक्षण का स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करना है। मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यास्मरण रखना, सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यास्मरण करना तथा पुनः प्रस्तुत करना। इसमें शिक्षण का मॉडल ऐसा प्रारूप होना चाहिए जिससे इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। संरचना हार्वर्ड ने शिक्षण प्रक्रिया में प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया है। हार्वर्ड की 5 पदी प्रणाली स्मृति स्तर के शिक्षण को संरचना का प्रारूप प्रदान करती है। हार्वर्ड के 5 सोपान इस प्रकार है। तैयारी करना / योजना। शिक्षण पाठ्य वस्तु के सार्थक विचारों को अपने चेतन मस्तिष्क में लाना है और छात्रों को तैयारी करना / योजना। शिक्षक पाठ्य वस्तु के सार्थक विचारों को अपने चेतन मस्तिष्क में लाना है और छात्रों को उन तथ्यों के लिए अनुभव प्रदान करना है जिससे छात्र उन तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सके। इसके लिए शिक्षक को प्रस्तुतिकरण से पूर्व तैयारी करनी होती है। प्रस्तुतिकरण शिक्षक नवीन तथ्यों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करने में यह ध्यान रखा जाता है कि इसका छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित किया जा सके। प्रस्तुतिकरण में शिक्षक का कार्य सुनिश्चित होना चाहिए और शिक्षक को पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के प्रारूप की 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। प्रस्तुतिकरण में शिक्षक के कार्य सुनिश्चित होना चाहिए तथा शिक्षक को पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के प्रारूप को 3 प्रमुख प्रस्तुतिकरण के प्रारूप की 3 प्रमुख विशेषताएं होती है। सुनिश्चितता प्रस्तुतिकरण में पाठ्य वस्तु का पूर्ण रूप निश्चित होता है। पूर्व कथनीयता प्रस्तुतिकरण द्वारा किस प्रकार पाठ का ज्ञान प्रदान किया जाए, इसका कथन पहले ही कर लिया जाता है। ज्ञान का स्वरूप देखा जा सके, ज्ञान के विशिष्ट रूप का प्रस्तुतिकरण ऐसा हो जिसका अवलोकन हो सके। तुलना एवं समरूपता यदि शिक्षक प्रथम 2 सोपानों का अनुसरण भली प्रकार कर चुका है तब छात्र नवीन तथ्यों की समानता की तुलना कर सकते हैं, नए तथा पुराने विचारों के संबंध में स्थापित कर सकते हैं। नए तथा पुराने विचारों में संबंध भी स्थापित कर सकते हैं और उनमें सम्मिलित तथ्यों का भी चयन कर सकते हैं। सामान्यीकरण इस सोपान के अंतर्गत छात्र 2 या 2 से अधिक तथ्यों में सम्मिलित तत्वों को बताने का प्रयास कर सकता है और उसके आधार पर कोई सिद्धांत निकाल सकता है जिसको सामान्यीकरण कहते हैं। उपयोग नवीन सीखे हुए ज्ञान एवं सिद्धांतों का अन्य तत्वों अथवा समस्याओं के समाधान में प्रयोग होता है। अतः शिक्षक
को ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे छात्र सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग कर सके। सामाजिक प्रणाली शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक व्यवस्था का विशेष महत्व है। छात्र और शिक्षक इसके सदस्य होते हैं। स्मृति स्तर पर शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है और शिक्षक का व्यवहार अधिकारपूर्ण रहता है। सामाजिक प्रणाली शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है इसमें सामाजिक व्यवस्था का विशेष महत्व है। छात्र और शिक्षक इसके सदस्य होते हैं। स्मृति स्तर पर शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है। शिक्षक का व्यवहार अधिकारपूर्ण रहता है। शिक्षक का मुख्य कार्य पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना, छात्रों की क्रियाओं को नियंत्रित करना, उनको अभिप्रेरण प्रदान करना। छात्र का स्थान शिक्षक में गौण होता है। वह केवल श्रोता का कार्य करता है और शिक्षक को आदर्श मानकर उसका अनुसरण करता है। स्मृति स्तर पर अभिप्रेरण का बाह्य रूप ही अधिक प्रस्तुत किया जाता है। शाब्दिक प्रेरणा, पुरस्कार आदि विशेष रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। सामाजिक प्रणाली शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। इसमें सामाजिक व्यवस्था का विशेष महत्व है। छात्र और शिक्षक इसके सदस्य होते हैं। स्मृति स्तर पर ही शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है। शिक्षक का व्यवहार अधिकारपूर्ण रहता है। शिक्षक का मुख्य कार्य पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना, छात्रों की क्रियाओं को नियंत्रित करना, उनको अभिप्रेरण प्रदान करना। छात्र का स्थान शिक्षण में गौण होता है। वह केवल श्रोता का कार्य करता है और शिक्षक को आदर्श मानकर उसका अनुसरण करता है। स्मृति स्तर पर अभिप्रेरण का बाह्य रूप ही अधिक प्रस्तुत किया जाता है। शाब्दिक प्रेरणा, पुरस्कार आदि विशेष रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। मूल्यांकन प्रणाली स्मृति स्तर के शिक्षण का मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। परीक्षा में रटने की स्मरण करने क्षमता पर ही अधिक बल दिया जाता है। इसके लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण में प्रत्यास्मरण पद, अभिमान पद आदि का प्रयोग किया जाता है। निबंधात्मक परीक्षा अधिक उपयोगी नहीं होती है। मूल्यांकन प्रणाली स्मृति स्तर के शिक्षण का मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। परीक्षा में रटने की स्मरण करने क्षमता पर ही अधिक बल दिया जाता है। इसके लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण में प्रत्यास्मरण पद, अभिमान पद आदि का प्रयोग किया जाता है। निबंधात्मक परीक्षा अधिक उपयोगी नहीं होती। स्मृति स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव स्मृति स्तर के शिक्षण को अधिक उपादेय तथा प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पुनरावृत्ति एक लय में की जानी चाहिए। पाठ्य वस्तु को सार्थक बनाया जाए। प्रत्यास्मरण तथा पुनः प्रस्तुतिकरण का अधिक अभ्यास किया जाना चाहिए। पाठ्य वस्तु क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत की जाए। थकान के समय शिक्षण नहीं करना चाहिए। समग्र पद्धति का ही प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण के सभी बिंदुओं को समग्र रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए। स्मृति स्तर का शिक्षण केवल तथ्यों को रटने, याद करने तथा ज्ञान उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु बोध तथा चिंतन स्तर के शिक्षण में भी सहायक भी होता है। इसके लिए यह आधार प्रदान करता है। स्मृति स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव स्मृति स्तर के शिक्षक को अधिक उपादेय तथा प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पुनरावृत्ति एक लय में की जानी चाहिए। पाठ्य वस्तु को सार्थक बनाया जाए। प्रत्यास्मरण तथा पुनः प्रस्तुतिकरण का अधिक अभ्यास किया जाना चाहिए। पाठ्य वस्तु क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत की जाए। थकान के समय शिक्षण नहीं करना चाहिए। समग्र पद्धति का ही प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण के सभी बिंदुओं को समग्र रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण के सभी बिंदुओं को समग्र रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए।
स्मृति स्तर का शिक्षण केवल अब तथ्यों को रटने, याद करने तथा ज्ञान उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु बोध तथा चिंतन स्तर के शिक्षण में सहायक भी होता है तथा उसके लिए यह आधार प्रदान करता है। स्मृति स्तर का शिक्षण केवल तथ्यों को रटने, याद करने तथा ज्ञान उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु बोध तथा चिंतन स्तर के शिक्षण में सहायक भी होता है तथा उनके लिए यह आधार प्रदान करता है। धन्यवाद। स्मृति स्तर के शिक्षण केवल तथ्यों को रटने, याद करने तथा ज्ञान उद्देश्यों स्मृति स्तर के शिक्षण केवल तथ्यों को रटने, याद करने तथा ज्ञान उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु बोध तथा चिंतन स्तर के शिक्षण में सहायक भी होता तथा उसके लिए यह आधार प्रदान करता है। स्मृति स्तर का शिक्षण केवल तथ्यों को रटने, याद करने तथा ज्ञान उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु बोध तथा चिंतन स्तर के शिक्षण में सहायक भी होता है तथा उनके लिए यह आधार प्रदान करता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।